अब बात करते हैं उस अहम मुद्दे संतोष वर्मा, जो आजकल बहुत ज्यादा नाम चल रहा है, क्योंकि उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। प्रारंभिक प्रक्रिया क्या रही? जैसे संवैधानिक पद पर रहना एक प्रशासनिक पद है जो एक जिले को कंट्रोल करने वाला है, और इन्होंने भी जो इस पद को प्राप्त किया है वो भी पढ़ लिख कर पद को प्राप्त किया। तो क्या आपको लगा उनके जो शब्द थे, उनका शब्द का चयन सही नहीं था? आप जो कल्याण सर्व ब्राह्मण कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हैं, तो संगठन ने इसे किस तरीके से आपत्तिजनक माना इस बयान की बात करें तो एक बात समझ में आती कि केवल ब्राह्मण समाज के लिए टारगेट क्यों किया, समाज टारगेट करने का क्या उद्देश्य रहा? नवंबर 2649 में ये आया था और इसको 50 में पूर्ण रूप से लागू किया गया था, और आरक्षण की भी कुछ क्राइटेरिया थे, कुछ दायरे थे। तो इन दायरों को बार बार 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाना जायज है कि इसको लगातार बढ़ाया जा रहा है? उस पर अगर कोई भी समाज का व्यक्ति बात करता आरक्षण को आर्थिक आधार पर देने का, तो उस पर इस तरीके की बयानबाजी होती है, और एक पद पर रहने के बावजूद भी इनकी ये बयानबाजी किस हद तक, क्या ये केवल एक बयान पर ही सीमित रह जाएगा या कोई सामाजिक मुद्दे के रूप में भी इसको देखते हैं? आपके संगठन द्वारा किसी प्रकार से शासन प्रशासन से कोई मांग की गई है, कोई आवेदन निवेदन? आईएएस अधिकारी जो थे, इनकी कार्यवाही के लिए आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं? किस तरीके की और कार्यवाही, कठोर कार्यवाही क्या हो? तो ये इस तरीके की मानसिकता और इस तरीके की आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को फिर क्यों प्रशासन पदों पर रखा है? कि इनके इस बयान से जो ब्राह्मण समाज है, जो पूरे देश का, पूरे प्रदेश का ब्राह्मण समाज है, उसकी छवि में भी कुछ प्रभाव पड़ा? इस मामले को लेकर क्या जो ये सामाजिक वैमनस्यता फैलाने वाला इसको माना जा सकता है? अगर हाँ तो फिर मिनट का बयान था, उसको मात्र 9 सेकेंड की क्लिप काटकर मुझे जो है बदनाम किया जा रहा है। इस पर तुम क्या चाहेंगे कि ये इस तरीके की बयानबाजी या किसी भी व्यक्तिगत समाज की ओर दोबारा इस प्रकार की बयानबाजी या इस प्रकार की क्या एक विशेष वर्ग को टारगेट कर रहा है? आपका इस बयानबाजी को क्या राजनीतिक दृष्टिकोण से देखता है या सामाजिक, अपने करने के लिए किसी धर्म विशेष या किसी जाति विशेष को लेकर बयानबाजी? तो आपको क्या लगता है कि ये जो अफसर स्तर पर नैतिक आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है? समाज और आम जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि इसमें क्या प्रकार आपको संतोषजनक या आप लोगों के समाज के अनुसार नहीं होती तो आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी, आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बागी खबर पॉडकास्ट। हम हमेशा आपके बीच ऐसी शख्सियत को लाने का प्रयास करते हैं जिसने समाज में अपनी एक पहचान बनाई हो और समाज को उनसे कुछ सीखने को मिला हो। आज का एपिसोड बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आईएएस संतोष वर्मा के उस विवादित बयान की, जिसने पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ा सामाजिक विवाद खड़ा कर दिया है, जिस पर खूब राजनीति भी हो रही है और ब्राह्मण समाज में खासा रोष दिखाई दे रहा है। हमारे साथ आज मौजूद हैं सर्व ब्राह्मण कल्याण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष यज्ञ प्रसाद त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बागी खबर पर। सबसे पहले दर्शक आपका परिचय जरूर जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम यज्ञ प्रसाद त्रिपाठी, निवास है मेरा वार्ड नंबर 11 चंगला जी। मैं एएसआई के पद से रिटायर हुआ। तो कहीं ना कहीं आप सरकारी महकमे में आपने एक लंबा अरसा गुजारा है, सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं इनको बहुत करीब से जाना हुआ है जी। आपने अपनी जीवन का एक बहुत लंबा समय जो शासन प्रशासन को और समाज की सेवा में दिया है, कुछ उसके बारे में आप बताएं कि क्या आपको कठिनाइयां हुई, किस तरीके से आपको जो अपनी सर्विस काल में कभी ना कभी क्या आपके ट्विस्ट आए, क्या मोड़ आया आपके जीवन में? मैं 19.5 साल की उम्र में सन 1980 में पुलिस में एक बहुत छोटे पद, कांस्टेबल के पद पे भर्ती हुआ था जी। उस समय का पुलिस प्रशासन बहुत अच्छी व्यवस्था देता था जनता को, जिससे ऐसा लगा करता था कि हाँ
प्रशासन है और जनता की सेवा कर रहा है। उसी के तारतम्य में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। 1-2 बार मुझे सस्पेंड भी किया गया, लेकिन मेरे खिलाफ कोई ऐसा वो नहीं सिद्ध कर पाया विभाग कि जिसमें मेरी गलती हो। मतलब बहुत कम उम्र में आप सरकारी जॉब में आ गए, जो आजकल के युवाओं के लिए एक बड़ा कठिन है, बड़ा लक्ष्य एक बना होता है। मैं 19.5 साल की उम्र में। तो कहाँ कहाँ पोस्टेड रहे आप अपने क्षेत्र में, चूंकि आप छतरपुर जिले के निवासी हैं? मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी थाना सायगढ़ जटाशंकर जी। दोबारा पोस्टिंग हुई बाजना, फिर बक्सवाहा रहा, मैं किशनगढ़ रहा, गौरिहार रहा, चंद्रनगर रहा, सिटी कोतवाली रहा, सिविल लाइन रहा, 1 साल में गुहारा चौकी में भी रहा। ऐसा मेरा कार्यकाल पूरा। 12 साल मैंने डीएसपी में 13 साल दिए सेवाएं, जो जिला की सीआईडी पुलिस कहलाती है। जी। तो एक लंबा समय आपने गुजारा, अब आप समाज के लिए, अपने ब्राह्मण समाज के लिए आप जो है सामाजिक कार्य कर रहे हैं। अब बात करते हैं अब उस अहम मुद्दे की, जिस मुद्दे को लेकर के आज ब्राह्मण समाज काफी आहत है, रौष में है, और जगह जगह देखा जा रहा है प्रदेश में कि जगह जगह पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं, आंदोलन किए जा रहे हैं। आखिर आईएएस संतोष वर्मा, जो आजकल बहुत ज्यादा नाम चल रहा है, चूंकि उन्होंने एक विवादित बयान दिया है, प्रारंभिक प्रक्रिया क्या रही आपकी? जब आपने इस बयान को सुना तो आपको क्या लगा? प्रारंभिक प्रक्रिया क्या रही आपकी, प्रतिक्रिया? मैंने उनके इस बयान को 25 जनवरी, इसके 25/11 के नवंबर में दैनिक भास्कर के अंक में पढ़ा था, क्योंकि मैं फेसबुक नहीं चलाता हूँ, तो पेपर से ही मुझे न्यूज पता चलती। तो मैंने जब उस बयान को पढ़ा उनके, तो बहुत दुख हुआ कि एक आईएएस जैसे संवैधानिक पद पर, जो प्रशासन चलाने वाले पद हैं, इस पद पे सर्विस करते हुए और सर्विस आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए किसी समाज विशेष को इस प्रकार की बात करे या उसकी बहन बेटियों के लिए ऐसी बात करे, तो बहुत खेद हुआ, दुख हुआ पहले जी। इसके बाद मैंने उसमें मनन किया कि आखिर ये ऐसा इनकी मानसिकता में क्यों आया उबाल। तो देखा कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है अजाक्स का, और उनकी एक मानसिकता, या तो उसको विकृत कहा जा सकता है, या फिर जाने क्या था उनकी मानसिकता। लेकिन एक आईएएस जैसे संवैधानिक पद पर रहना एक प्रशासनिक पद है, जो एक जिले को कंट्रोल करने वाला है, और इन्होंने भी जो इस पद को प्राप्त किया है वो भी पढ़ लिख कर पद को प्राप्त किया। तो क्या आपको लगा उनके जो शब्द थे, उनका शब्द का चयन सही नहीं था, या उनकी भावनाएं सही नहीं? उनका जो शब्दों का चयन था या उनकी भावना, कुछ भी आप कह सकते हैं उसे, वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति की नहीं लगती जी। कि जो एक पीएससी फेस करके निकालने वाला स्टूडेंट, और इसके बाद वो पहले तहसील चलाए, इसके बाद उसे आईएएस बना दिया जाए, कलेक्टर बन जाए वो, और जिला चलाने वाला हो, सचिवालय में बैठे तो एक विभाग को चलाए पूरे। तो ऐसी मानसिकता नहीं दिखी मुझे कि वो इस लायक हैं जी। चूंकि आप एक ब्राह्मण जो सर्व ब्राह्मण कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हैं, तो संगठन ने इसे किस तरीके से आपत्तिजनक माना, इस बयान को? संगठन की क्या प्रतिक्रिया आपको? जब मैंने संगठन में चर्चा की जी, तो सभी लोगों ने ये मानसिकता बनाई कि भाई इस प्रकार से अगर हमारी बहन बेटियों के लिए खुले मंच से कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति या किसी संगठन का अध्यक्ष बोले, तो ये बहुत निंदनीय है, हमें इसका विरोध करना चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को जागृत करना चाहिए। मानसिकता की बात करें तो एक बात समझ में आती कि केवल ब्राह्मण समाज के लिए टारगेट क्यों किया गया है, जबकि वो सभी समाजों के लिए, जो सवर्ण समाज है, सभी को टारगेट कर सकते हैं। एक ब्राह्मण समाज को केवल समाज विशेष को टारगेट करने का क्या उद्देश्य रहा होगा? अब ये उनका उद्देश्य तो वही बता सकते हैं, बाकी आजकल ये अधिकांश देखने को मिल रहा है, कहीं ये लोग मनुवादी कहते हैं, कहीं ये मानते हैं कि इनके द्वारा ही शासन समाज की व्यवस्था बनाई गई थी ब्राह्मणों की जी। तो ब्राह्मणों की बनाई हुई व्यवस्था ही मानते हैं, ये नहीं मानते हैं
कि ये पहले से ही व्यवस्था बनी चली आ रही है, त्रेता युग से व्यवस्था बनी चली आ रही है, तो सतयुग से व्यवस्था बनी चली आ रही है। लेकिन ये ना मान के ये मानते हैं कि ये राजाओं के मंत्री थे, यही लोग बनाते थे व्यवस्थाएं, इन्हीं के आधार पर व्यवस्थाएं बनी हैं, तो इनने हम लोगों को अछूत बना दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अगर अपन बात आरक्षण की करें तो आरक्षण नवंबर 2649 में ये आया था और इसको 50 में पूर्ण रूप से लागू किया गया था। और आरक्षण की भी कुछ क्राइटेरिया थे, कुछ दायरे थे, तो इन दायरों को बार बार 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाना, तो कहाँ तक ये जायज है कि इसको लगातार बढ़ाया जा रहा है? उस पर अगर कोई भी समाज का व्यक्ति बात करता है आरक्षण को आर्थिक आधार पर देने का, तो उस पर इस तरीके की बयानबाजी होती है, और एक पद पर रहने के बावजूद भी उनकी ये बयानबाजी किस हद तक सही है? देखिए, आरक्षण का जो संविधान में, जहां तक मेरे अनुभव का, कि 10 साल के लिए लिखा गया था जी। इसके बाद ये जब 10 साल के लिए चालू किया गया तो फिर राजनीतिक स्वार्थ बस इसे 10 साल के लिए पुनः बढ़ाया गया। अब ये बढ़ाते बढ़ाते जब आप ये मानते हैं कि जब किसी को आप खाने के लिए देंगे फिर उसका खाना बंद करेंगे तो विरोध करेगा, तो उस विरोध से भयभीत होके गवर्नमेंट जितनी भी आती गई वो आरक्षण को बढ़ाती चली गई, और उसके क्राइटेरिया जो 10% था उससे 20 किया, 30 किया। हाँ, लगातार हर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने तो एक मंडल आयोग ही बना के रख दिया जी। अब वो एक चरम सीमा पे पहुंच गया है कि सरकारें डरती हैं उसको खत्म करने से, और उसको तो कोई ऐसा नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ही, जैसा उन्होंने राम मंदिर के लिए एक स्ट्रिक्ट निर्णय लिया था, ऐसा निर्णय कोई एक प्रधानमंत्री देश का यदि होगा तो वही निर्णय लेके इसको खत्म कर सकता है, नहीं तो ये समाज में ऐसा जहर फैल चुका है कि इसको असंभव है खत्म करना। ये जो बयान दिया है आईएएस संतोष वर्मा ने, क्या ये केवल एक बयान पर ही सीमित रह जाएगा या कोई सामाजिक मुद्दे के रूप में भी इसको देखते हैं आप? नहीं, ये तो एक सामाजिक मुद्दा है जी भाई। उनका अगर वो संवैधानिक पद पे ना होते, अगर उस संगठन के अध्यक्ष ना होते तो ये उनकी व्यक्तिगत सोच मानी जाती है, और जब उस संगठन के अजाक्स संघ के ये अध्यक्ष हैं तो ये तो पूरे संगठन की सोच मानी जाएगी। तो ये तो पूरे प्रांताध्यक्ष हैं, तो पूरे प्रांत की सोच भी इनकी सोच पे ही डिपेंड करता है कि आज जैसे मान लीजिए कि मैं एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी, तो हमारी जो सर्व ब्राह्मण कल्याण समिति है, जो मेरी सोच, मेरा वक्तव्य होगा वो पूरे संगठन का वक्तव्य माना जाएगा। इसी प्रकार से संतोष वर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनका वक्तव्य ये मायने रखता है कि ये उन पूरे संगठन के, प्रदेश के सोच है उनके संगठन की। अब उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजाक्स के जी, उनको इस पे उनसे पूछना चाहिए कि भाई ये आपका निजी बयान है, देना चाहिए, उनको प्रतिक्रिया देना चाहिए थी कि ये उनका निजी बयान है या संगठन की तरफ से। तो आपके संगठन द्वारा किसी प्रकार से शासन प्रशासन से कोई मांग की गई है, कोई आवेदन निवेदन किया गया है? हमारे द्वारा आज तहसील प्रांगण में, चमला तहसील प्रांगण में एक ज्ञापन तहसीलदार साहब को दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री जी के नाम दिया गया है कि निवेदन किया गया है उनसे कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। प्रक्रिया की बात करें तो अभी हाल ही में अभी एक नोटिस भी उनके खिलाफ जारी हुआ है। 7 दिवस में उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 7 दिन बाद उनको उसका संतोषजनक जवाब भी देना है। तो आईएएस अधिकारी जो थे, इनकी कार्रवाई के लिए आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं? किस तरीके की और कार्रवाई, कठोर कार्रवाई क्या होना चाहिए? मध्य प्रदेश सरकार को इनके ऊपर कठोर कार्रवाई तो करना ही चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि इन्हें ऐसे व्यक्ति को जो सर्विस की जो वो है नियमावली, उसका उल्लंघन करते हैं तो उस उल्लंघन पर रोक लगाना चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो इन्हें सेवा से पृथक कर दिया जाना चाहिए। इनके कुछ मामले और भी निकले थे। 2021 में इनको फर्जी दस्तावेज सबमिट करके इनको प्रमोशन के लिए इन्होंने अप्लाई किया था। दूसरा एक मामला निकला था 2016 का शायद, जिसमें एक महिला के साथ में शोषण का भी इन पे आरोप लगा, जिसका भी न्यायालय में प्रकरण भी चल रहे हैं। तो ये इस तरीके की मानसिकता और इस तरीके की आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को फिर क्यों पदों पे रखा गया? मुझे तो इसी बात पे वो लग रहा है कि ऐसे व्यक्ति को आपने आईएएस कैसे बना दिया?
ये एसडीएम था, राजपत्रित अधिकारी था ये, सेकंड क्लास जी। इसको आईएएस अवार्ड कैसे मिल गया? नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इसने एक बार तो मजिस्ट्रेट जी के फर्जी साइन, बिल्कुल फर्जी साइन कर, फर्जी साइन, जिसका मामला भी अभी चल रहा है, मामला भी चल रहा है, और महिला गिरफ्तारी भी हुई थी उनकी, उसमें उसकी गिरफ्तारी भी हुई, महिला शोषण का भी मामला चला। अभी इनके ये वक्तव्य जो एक बिल्कुल एक तरह से ये कहा जाए कि अमर्यादित, एक जैसे अपन ये कहते हैं कि जवाबदारी नहीं है, बिना जवाबदारी वाला व्यक्ति बोले, ऐसा बयान है ये। आपको लगता है कि इनके इस बयान से जो ब्राह्मण समाज है, जो पूरे देश का, पूरे प्रदेश का ब्राह्मण समाज है, उसकी छवि में भी कुछ मतलब प्रभाव पड़ा है? नहीं, देखिए ब्राह्मण समाज की छवि में तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इनकी समाज और इनमें जरूर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि फेसबुक में भी देख रहे हैं हम, कई लोग दिखाते हैं कि देखिए अध्यक्ष जी ऐसे कमेंट्स आए हैं। हर समाज के साथ साथ इनकी समाज वाले भी जो बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो भी इनको ही गलत ठहरा के कमेंट्स दे रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर क्या जो ये सामाजिक वैमनस्यता फैलाने वाला इसको माना जा सकता है? अगर हाँ तो फिर क्यों? अगर समाज, सभ्य समाज जो है वो ऐसे नजर से तो नहीं देखेगा कि सामाजिक वैमनस्यता फैलती है, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग या कुछ इस मानसिकता के लोग हमारे देश में ये फैला रहे हैं, जो आगे चल के हो सकता है कि बड़ा ही घातक कदम हो इनका, जिससे समाज में कई गुट हो जाएं या आगे चल के कोई आंतरिक क्रांति इसका रूप ले ले, ऐसा हो सकता है। दूसरा, बयानबाजी के बाद उन्होंने माफी भी मीडिया के सामने मांगी है, और उन्होंने आरोप भी मीडिया पे लगाए हैं कि हमारे इस बयान को, जो 27 मिनट का बयान था, उसको मात्र 9 सेकेंड की क्लिप काटकर मुझे जो है बदनाम किया जा रहा है। इस पर कितनी सच्चाई है? भाई एक बात ये बताइए कि मीडिया की आपसे क्या बुराई है कि आपके बयान को काट के, जैसे मैं आपके सामने बयान दे रहा हूँ, अपनी वाइट दे रहा हूँ जी, आपकी मुझसे क्या बुराई है कि आप मुझसे मेरे कुछ अंश काट के और दूसरे अंश दिखाएं जी? है, मीडिया ऐसा तो नहीं करेगा, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। जो आपने बोला होगा वही दिखाया, नहीं तो आप, जिन मीडिया वालों ने ऐसा किया उनके खिलाफ आप कोर्ट में जाइए। बिल्कुल। तो क्या आप चाहेंगे कि ये इस तरीके की बयानबाजी या किसी भी व्यक्तिगत समाज की ओर दोबारा इस प्रकार की बयानबाजी या इस प्रकार की टिप्पणी ना हो, तो इसके लिए सरकार से क्या कदम उठाने की मांग करेंगे? मैं अपने मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट से ये मांग करूंगा कि ऐसे वक्तव्य देने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उन पर बैन किया जाए, ऐसे संगठनों को भी बैन किया जाए जो भड़काऊ बयान देते हैं, क्योंकि ऐसे में सामाजिकता खराब होती है। हम एक देश के हैं, हमारा संविधान कहता है कि हम एक देश, अनेक धर्म, एक राष्ट्र में रहते हैं। हमारे देश में अनेकों धर्म, अनेकों संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन हम सब एक साथ रहते हैं और हमें एक साथ रहने की आदत भी है। अब कुछ लोग चाहते हैं कि उसको विघटन करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें, तो ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए गवर्नमेंट को। देखा जा रहा है कि जैसे हमारा देश जब से आजाद हुआ, जब से संविधान के अनुसार चल रहा है, और ये एक ऐसे प्रतिष्ठित पद पर, आईएएस के पद पर बैठे हैं, संविधान इनको बहुत अच्छे से पता होगा, फिर भी ये इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, तो क्या ये किसी एक विशेष वर्ग को टारगेट कर रहे हैं? उनकी मानसिकता से तो ऐसा ही लगता है कि उन्हें संविधान से कोई लेना देना ही नहीं है। किसी भी पद पर रहने वाले व्यक्ति को, जब तक वो गवर्नमेंट का कर्मचारी है, ना तो किसी संगठन में भाग ले सकता है और ना ही किसी समाज को टारगेट करके बोल सकता है। अब कलेक्टर जैसा व्यक्ति यदि इस प्रकार की मानसिकता रखेगा और उसे किसी जिले का कलेक्टर बना दिया गया, तो जितनी फाइलें आएंगी सवर्णों की अपने आप कैंसिल करता चला जाएगा, चाहे वो जाए जो चाहे ना जाए। बिल्कुल सही है। नहीं तो उनसे न्याय की हम कैसे अपेक्षा रखें? न्याय की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? बिल्कुल सही है। और क्या आपका ब्राह्मण समाज इस बयानबाजी को क्या राजनीतिक दृष्टिकोण से देखता है या सामाजिक दृष्टिकोण से देखता है? हम लोग केवल इसे सामाजिक दृष्टि से देखते हैं कि ये सामाजिक कुरीति है उनके अंदर, और हम पूरे उनके समाज को नहीं कहते हैं, लेकिन उनके अंदर तो एक कुरीति है, तभी तो वो बोले। इसके अलावा, उनके अलावा तो और कोई नहीं बोला अभी तक। लेकिन आपने अभी अपने बयान में भी कहा कि चूंकि वो एक अजाक्स के प्रांताध्यक्ष हैं, तो उनका बयान समस्त प्रांत के उसी समाज का बयान ही, उनके संगठन का बयान, जो उनके संगठन में है, जी, उनका बयान माना जाता है। जो बेचारे जिन्हें कोई लेना ही देना नहीं है, आज भी हम लोगों के यहाँ रहते हैं, आते जाते हैं, बैठते हैं, हमारे उनके काम आपस में चलते हैं, उन्हें उससे क्या लेना देना है?
ये तो वही लोग करते हैं जिनको राजनीतिक या तो रोटियां सेंकनी है या फिर वो उसका हाईलाइट होना चाहिए। हाईलाइट होना चाहिए। हाँ, शायद किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष पर बोलना आजकल बिल्कुल ऐसा हो गया है कि राजनीतिक हिस्सा हो गया है कि लोग अपने आप को फेमस करने के लिए किसी धर्म विशेष या किसी जाति विशेष को लेकर बयानबाजी करते हैं। जैसे मैं भारत का दुर्भाग्य मानूंगा कि हमारे देश में जितनी वो थी, संवेदनशीलता थी और एकता थी, आज उसे धीरे धीरे ये आजकल के नेता जिन्हें कहते हैं अपन जी, वो इसे विखंडित कर रहे हैं और हमारे देश को विघटन की ओर ले जा रहे हैं। पहले हमारे न नेता ऐसे वक्तव्य देते थे, न कोई जनता का व्यक्ति वक्तव्य देता था, ना ही कोई संगठन ऐसे वक्तव्य। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अफसर स्तर पर नैतिक आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है इस तरीके से? बिल्कुल, इनके ऊपर तो ये लागू होता है। इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी प्रशासन को करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अगर बयान में कार्रवाई नहीं करता है तो ये बहुत ही प्रशासन की नाकामी मानी जाएगी। चूंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपने भी बोला है कि आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सर्व समाज कल्याण ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आप सामाजिक दृष्टि से बात करें तो समाज इसको किस दृष्टि से देखता है? क्या इस पर कई प्रतिक्रियाएं देखी गई हैं? आपने क्या देखा है कि किस तरीके की प्रतिक्रियाएं समाज के लोग दे रहे हैं? हमारे समाज में आक्रोश है इस बात पे कि इस प्रकार से खुले मंच से हमारी बहन बेटियों को मांग करना जी, या उनसे के लिए ये कहना कि मेरे लड़के से संबंध बनाए, रोटी का और बेटी का संबंध बनाए, ब्राह्मण समाज अपनी बेटियों की शादी मेरे लड़के से करे, ये बहुत ही निंदनीय है और ऐसी सोच उन्हें नहीं रखना चाहिए। उन्होंने अगर वो ये कहते कि हिंदू राष्ट्र है ये और सारे हिंदू एक हो जाएं, जाति पात भुला दें, तो उनकी सोच को अच्छा माना जा सकता है। कहीं ना कहीं जब सफाई दी है उन्होंने, तो उन्होंने यही कहा है कि मेरे बयान का ये मतलब नहीं था। रोटी और बेटी का जो एक है जो चल रहा है, जो हमें चाहिए कि कोई किसी में भी शादी कर सकता है, वहां पर जातिगत समीकरण सारे खत्म कर दिए जाए, उनका कहना है कि मेरा बयान इस तरीके से था। क्या भाई, ना उनके कहने से जातिगत खत्म हो जाएंगे, ना मेरे कहने से खत्म हो जाएंगे। देखिए, हमारे देश की एक व्यवस्था है कि हम अपनी अपनी सजातियों में ही शादियां करते आए हैं और अभी करते जा रहे हैं। आगे भविष्य में क्या होता है, ना वो मेरे बदलने से बदल जाएगा, ना उनके बदलने से बदल जाएगा। लेकिन हमारी मानसिकता है कि हम अगर अपने लड़के की या बेटी की करना चाहते हैं तो हमारा निजी मामला है। बिल्कुल, इसे खुले मंच पे किसी भी समाज को टारगेट करके नहीं कहना चाहिए। वो दूसरे समाजों को भी कह सकते थे कि भारत में ऐसा हो जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने सीधे एक ब्राह्मण समाज को ही टारगेट किया कि ब्राह्मणी समाज के शादियां कर देने से जात पात खत्म हो जाएगी। क्या आगे और भी समाजों को टारगेट किया जा सकता है, अन्य अधिकारियों या नेताओं या इस मानसिकता के लोगों द्वारा? भाई, इन लोगों के जो हमारे क्षेत्र में सबसे पहले कुछ राजनेता आए और उन लोगों ने नारे लगाए बीएसपी की तरफ से कि मामन ठाकुर बनिया लाला, इनका कर दो देश निकाला, इनके मारो जूते चार। इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग तो ये हमारे सवर्ण समाज के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं किसी समाज के लिए। आज ब्राह्मण के लिए बोले, कल दूसरे समाज को बोल देंगे, इनका कोई भरोसा थोड़ी। तो इन पे मेरा गवर्नमेंट से यही निवेदन है कि इन पे कंट्रोल करें और अंकुश लगाएं। गवर्नमेंट से आपने निवेदन कर दिया, लेकिन जैसे आज देखा जा रहा है कि हर जगह पर समाज ज्ञापन दे रहा है, पुतले फूंक रहा है, अभी शांतिप्रिय प्रदर्शन हो रहे हैं। समाज के लिए और आम जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि इसमें क्या प्रतिक्रिया दें, कितनी दें? मैं तो अपने समाज से भी यही आग्रह करता हूं कि हमारा समाज एक बुद्धिजीवी समाज है, सबको दिशा और नैतिकता बताने वाला समाज है। हमें जो भी विरोध प्रदर्शन करने हैं हम शांतिपूर्वक करें, सद्भावना पूर्वक करें, लेकिन कोई अगर हमें छेड़ता है तो उसका विरोध तो हम करें जी। अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट हमारी तरफ देखेगी तो नहीं। इसलिए हमें विरोध तो करना है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करना है। ऐसा नहीं करना कि हमारे देश में किसी प्रकार का कोई आंतरिक संकट उत्पन्न हो जाए सामाजिक। अभी आपके संगठन और समाज द्वारा लगातार अधिकारियों से मुख्यमंत्री के नाम, राष्ट्रपति जी के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम लगातार ज्ञापन आवेदन दिए जा रहे हैं। अगर
कार्यवाही आपके संतोषजनक या आप लोगों के समाज के अनुसार नहीं होती तो आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी, आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? आगे फिर हम लोग आपस में बैठक करेंगे और जैसा उसमें निर्णय होगा आपको अवगत कराया जाएगा। जी, तो क्या आप मानते हैं कि इस घटना से प्रशासनिक सेवा की गरिमा प्रभावित हुई है? इस घटना से प्रशासनिक सेवा की गरिमा तो प्रभावित हुई है कि एक कलेक्टर जैसा, जिसको भारत में आईएएस अधिकारी को भारत की सबसे डिग्री मानी जाती है बड़ी, ये आईएएस सबसे बड़ी डिग्री, और उस डिग्री प्राप्त व्यक्ति के ऐसे बयान जो एक तरह से गैर जिम्मेदाराना कहे जाते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। इससे आईएएस लॉबी का कुछ तो वो हुआ है पतन। जी, अंतिम प्रश्न आपसे एक और करेंगे कि जैसे आज आपका समाज लगातार प्रदर्शन कर रहा है, ब्राह्मण समाज कर रहा है, तो क्या आपके साथ अन्य समाज के लोग भी, सवर्ण समाज के लोग या अन्य समाज के लोग भी आ रहे हैं? नहीं, आज हमारे साथ सवर्ण समाज के लोग भी थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया है कि इस प्रकार से किसी समाज को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि हम ब्राह्मण की मर्यादा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। कल क्षत्रिय महासभा ने भी हमारे पास यही संदेश भेजा था, आज भी रहे, फेसबुक में भी क्षत्रिय महासभा वाले और अन्य भी सवर्ण समाज के लोगों ने, पिछड़ा वर्ग के लोगों ने भी कमेंट्स दिए हैं कि इस प्रकार की भाषा बोलना गलत है, और एक पढ़े लिखे आईएएस अधिकारी की हैसियत से बोलने वाले अधिकारी की तो बिल्कुल ही गलत है जी, उन्हें तो ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी आपका, आज आपने स्टूडियो में आकर हमारे बागी खबर पर समय दिया। तो ये थे हमारे साथ ब्राह्मण समाज कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यज्ञ प्रसाद त्रिपाठी जी, उनके साथ में चर्चाएं हुई, और जो भी आईएएस संतोष वर्मा ने ये विवादित बयान दिया, एक जातिगत टारगेट करके ब्राह्मण समाज की बेटी के लिए यह अनर्गल बयान देना कहीं ना कहीं उनके लिए घातक था, जिस पर ब्राह्मण समाज काफी रोष में है, काफी विरोध जता रहा है, और इनके साथ अन्य समाज के लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर इस टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं। लगातार आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। अगर आप भी कुछ विचार हों तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, और अगर आप हमारे अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।